उपलब्धि है जिसमें नर और नारी का संगम होना अति आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे विधान में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें पाणिग्रह संस्कार यानी विवाह संस्कार है। और इसमें जब विवाह होता है तो उसी अवसर पर भेंट आपस में ली और दी जाती है, तो उसी को हम दहेज के रूप में देखते हैं। तो दर्शकों, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ श्रीमती शबनम बानो खान, जो कि एडवोकेट हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारी दूसरी मेहमान है श्रीमती सुमन गुर्जर, एडिशनल एसपी। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारी तीसरी जो मेहमान है श्रीमती डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, जो बेटी है तो कल है उसकी प्रेसिडेंट। आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, हमारी जो शबनम मैम है उनसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि दहेज जो शब्द है अरबी भाषा के जहेज शब्द से बना है, तो किस तरह से दहेज को आप परिभाषित करेंगी? देखिए, दहेज का जो रूप आज है ये पहले नहीं था। जहेज जरूर कहा जाता था। जो पुराने टाइम में दिया जाता था वो अपनी बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को एक गिफ्ट के तौर पे, एक भेंट के तौर पर, जो कि उनकी नई जो घर गृहस्थी शुरू होती थी उसमें वो सहयोग कर सके जो सामान, तो एक उपहार के तौर पे दिया जाता था। लेकिन अब जो डिमांड जो हो गई है, यानी जो बिना मांगे दिया जाता था और अपने जो उनकी हैसियत होती थी देने वालों की, उस हैसियत के तहत देते थे। उसमें किसी की कोई डिमांड नहीं होती थी, कोई मांग नहीं होती थी। लेकिन आज के उसमें जो मांगा जा रहा है वो दहेज कहलाता है। बहुत अच्छी बात बताई। तो सुमन जी से मैं जानना चाहूंगी कि दहेज को आप क्या समझते हो? नहीं, जैसा शबनम जी बता रही हैं कि जो दहेज का हमें इतिहास में भी उल्लेख मिलता है, तो वैदिक काल में और उससे पूर्व दहेज का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में विवाह के समय जो बेटी को जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा गया है। वहतु, तो ये पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री को जो उपहार देता था, वहां से ये शुरुआत है। और होते होते मध्यकाल में जब स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई, तब जो आपात स्थितियां महिलाओं के सामने आती थीं, उनसे निपटने के लिए उसके पास उसका अपना कुछ संचित धन रहे, इस उद्देश्य से पिता उसे कुछ बहुमूल्य उपहार, कुछ जेवर, कुछ गहने, कुछ ऐसी चीजें देने लगा जो स्त्री धन के रूप में उसके पास संचित रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसके काम आए। बहुत अच्छी बात। और ये स्त्री धन जो था ये फिर बड़े राजाओं और सामंतों में इसको प्रतिष्ठा से जोड़ा जाने लगा कि जो व्यक्ति जितना अपनी बेटी को स्त्री धन के रूप में उपहार देगा वो उतना संपन्न और उतना प्रतिष्ठित माना जाएगा। तो ये इस तरह से ये शुरुआत हुई। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो इसी पर मैं वंदना मैम का भी विचार जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, दहेज प्रथा पे शबनम जी ने और हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा बोला है कि दहेज प्रथा किस प्रकार से थी। लेकिन मेरा सोचना है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हमारी बच्चियां इस समाज में आने से वंचित हो रही हैं। तो मैं तो इसको इस रूप में देखती हूँ कि दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है भारत में कि कई कुरीतियों का हम लोगों ने अंत कर दिया, लेकिन दहेज प्रथा दिनों दिन एक ड्रैगन के रूप में बढ़ती जा रही है। आज प्रतिष्ठा का स्वरूप हो गया है हर एक प्रथा के लिए कि अगर उसकी बेटी होगी तो उसकी शादी करनी होगी, उसकी शादी के लिए उसको दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारी बच्चियों पे हो रहा है और उनको जन्म से पहले ही मारा जा रहा है। तो मैं तो दहेज प्रथा को एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में सामने देखती हूँ, जो हमारी बच्चियों के लिए एक अभिशाप के तरह सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि वाकई में जो दहेज प्रथा है एक सामाजिक बुराई है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि तेरी बगिया में खिली हूं मैं और तितली बनकर आसमान में उड़ी हूं मैं, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा न कर। इसके पश्चात मैं वंदना जी से एक सवाल और करना चाहूंगी कि प्राचीन काल में जैसे कि दहेज को दहेज माना ही नहीं जाता था, समकक्ष जो भी मतलब वर पक्ष को दिया जाता था सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता था, तो क्या कहेंगी? बिल्कुल, प्राचीन काल में हमारी मान्यता थी कि जब हमारी बेटी विदा हो रही है तो उसके साथ में राशन, उसका खाने पीने का सामान और जरूरत की सामग्री, की हमारी बेटी एक नई गृहस्थी में प्रवेश कर रही है तो उसको जरूरत का जो भी सामान था माता पिता के द्वारा स्वरूप के उपहार स्वरूप में उसको दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिक काल में हमने देखा कि जो दहेज प्रथा, जो उपहार था, वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। अगर किसी ने अपने बच्चे को पढ़ा लिया है, अगर वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि हमने तो लाखों करोड़ों में बहू खरीदने का एक पैमाना बना लिया, हमारा बच्चा पढ़ गया।
मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर आपका बच्चा पढ़ा है तो हमारी बच्चियां भी क्या कम पढ़ी लिखी हैं? तो मुझे लगता है कि बेटों को भी बेटियों की शादी करने के लिए फिर दहेज देना चाहिए। तो ये कुरीति है, इसको खत्म होना ही चाहिए। और इसका जो स्वरूप है, जो पहले उपहार के रूप में था, आज एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा है, आज ये पढ़ लिख गया है, कलेक्टर हो गया है, बड़े बड़े घरों में देखा है, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको भुनाएं, उसको अवसर के रूप में लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कुरीति है और इसको हमें जनमानस को स्वयं मिलकर दूर करना होगा। इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, लेकिन ये कुरीति जब तक हम मानव लोग स्वयं मिलकर दूर नहीं करेंगे, इसको दूर करना असंभव है। इसके लिए हमें खुद आगे उठकर पहल करनी होगी। बहुत अच्छी बात बताई वंदना जी आपने। इसके बाद मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि जैसे दहेज है तो हमारे समाज में इसका क्या अभी वर्तमान में दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं? इसका दुष्प्रभाव ये है कि परिवारों का विघटन हो रहा है और फैमिलियां खत्म हो रही हैं, परिवार बिगड़ रहे हैं और जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, है ना। और जब दहेज के लिए किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो उस वक्त तक अगर उसकी संतान हो जाती है तो इसका प्रभाव पूरा संतान पर भी पड़ता है और जो उसके माँ बाप हैं लड़की के, उन पर भी ये उसके बीच में काफी सफर करते हैं। वो लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। तो या तो इस दहेज की वजह से लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत तरह तरह से प्रताड़ित करके उन्हें रोका जा रहा है, रखा जा रहा है कि भाई ये कम लेकर आई हो, नहीं तो दहेज लेकर आओ, नहीं हम ये कर देंगे। मतलब बहुत अत्याचार हो रहे हैं दहेज को लेकर, और जिन्हें सिर्फ अत्याचार ही करना है तो कई बार वो लोग भी दहेज का वो ले लेते हैं सहारा। दर्शकों कहते हैं जैसे यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवता भी वही निवास करते हैं। तो मैं सुमन जी से पूछना चाहूंगी इस पर कि जैसे कि मध्यकाल में, प्राचीन काल में स्थिति बहुत अच्छी थी, दहेज माना ही नहीं जाता था, लेकिन मध्यकाल में इस जो आदर्श है इसको जुटलाकर जो नारी का जो जीवन है वो चार दीवारी में सिमट कर रह गया। तो क्या कहेंगी? ये स्थिति कोई बहुत आज भी कोई बहुत ज्यादा बदली है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दहेज है वो जुड़ा कहाँ से? कन्यादान से। जब हम अपनी कन्या का ही दान कर रहे हैं तो दान में जो जो दान कर दें अच्छा ही है, हमारा तो पुण्य ही बढ़ेगा। तो वो जब एक व्यक्ति को, एक जीते जागते इंसान को आप दान की वस्तु समझ के और दान कर रहे हैं, और ये जब समाज की सोच है, विवाह में एक व्यक्ति का आप दान करके उसको दान कहते हैं और उसके साथ उपहार और अन्य दान की वस्तुएं देते हैं, तो दान देने वाला भी बड़ा हो गया और दान लेने वाला तो है ही पूज्य, और जो जिसका दान किया गया वो क्या है फिर? तो कोई बहुत अंतर है ऐसा नहीं है। और जो दहेज के पीछे जो मूल अवधारणा थी देने वालों की, वो ये था कि बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था, तो पिता अन्य उपहारों के माध्यम से और चीजों के माध्यम से अपनी बेटी को उसका एक तरह से उसका पैतृक संपत्ति का जो दाय था, दाय से ही दहेज शब्द की उत्पत्ति है, उसका जो दाय था वो उसे दे देता था। और लड़की के लिए यह मुश्किल था कि वो अचल संपत्ति की देखभाल कर पाए, तो उसके पास भी उसकी संपत्ति, उसके गहने जेवर इनके रूप में रहे तो उसे संभालने रखने में सुरक्षा रहती थी और जरूरत के वक्त वो उनका इस्तेमाल पहनने ओढ़ने में भी कर सकती थी। तो ये हुआ ही इसलिए कि स्त्री को एक व्यक्ति की और एक मनुष्य की गरिमा दी नहीं गई, जबकि विवाह है क्या? विवाह है दो व्यक्तियों का आपस में ये फैसला कि हम जिंदगी मिलके बिताएंगे, और उसके लिए एक संस्कार, जो एक संस्कार किया जा रहा है विवाह है। यहाँ तो एक समूह के भीतर ही विवाह करना है, एक किसी जाति या उपजाति के भीतर ही विवाह करना है। उस जाति या उपजाति में योग्य वर्ग की, योग्य लड़कों की निश्चित रूप से बहुसंख्या तो नहीं होगी, कुछ चुनिंदा लोग ही उतने योग्य पैमाने पे होंगे, और हर बेटी का पिता चाहेगा कि मुझे उनमें से एक मेरे दामाद के रूप में मिल जाए, मेरी बेटी के पति के रूप में मिल जाए। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। अब उसमें जो ज्यादा देने की स्थिति में है उसको उसके परिवार ने प्रेफर करके उस लड़की की योग्यता, उसका गुण कुछ तो देखा नहीं, उसके पिता की आर्थिक स्थिति देखी और उस लड़की को अपने एक सुयोग्य और एक अच्छे लड़के की वधू के रूप में चुन के ले आए। तो ये जो स्त्रियों की स्थिति में अगर गिरावट नहीं होती तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती, और ये स्थिति खत्म भी तभी होगी जब स्त्रियां, पहली बात तो लड़कियां अपने जीवन का निर्धारण करेंगी। और हमारे एक और परंपरा थी कि विवाह हमें लड़की का एक निर्धारित आयु के अंदर ही करना है, तो भाई उतनी ही आयु में उसी समूह के भीतर विवाह करना है, तो कुछ तो जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी ना फिर।
तो अभी भी आज भी यही है। हम यदि विवाह से ज्यादा प्राथमिकता लड़की की शिक्षा और लड़की की आर्थिक मजबूती को दें, उसके जैसे लड़के के रोजगार को प्राथमिकता देते हैं, वैसे लड़की के रोजगार को प्राथमिकता दें, लड़की की शिक्षा को प्राथमिकता दें, तो विवाह तो बहुत पीछे रह जाएगा। अच्छा, और हमारे यहाँ विवाह बड़ा अनिवार्य है ना। हाँ, लड़की की शादी इतनी बड़ी समस्या है कि जितना बड़ा मेरे ख्याल से जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। लड़की मर जाए तो इतनी तकलीफ नहीं है जितना बिना ब्याही रह जाए तो तकलीफ है। तो हमने विवाह को इतना अनिवार्य बना दिया, जबकि अनिवार्य है, लेकिन जिसका विवाह होना है निर्णय तो वो करे ना, और उसमें पहले ये योग्यता आ जाए ये निर्णय करने की कि उसे कब और किससे और किस कंडीशन में किन शर्तों पे किस तरह से विवाह करना है। तब ये कुरीतियां और ये समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होंगी। इसका पूरा का पूरा जो समीकरण है वो यही है कि जब स्त्रियों के अंदर सशक्तिकरण आएगा, उनमें अपने आप को समझने की, अपने आप को व्यक्ति के रूप में वो करने की क्षमता जब उत्पन्न होगी, तब इन चीजों का अंत होगा। तो किसी बुराई को खत्म करना है तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। वंदना जी से मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आज आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो ये जो दहेज का जो रूप है, विकराल रूप हमें आजकल देखने को बहुत मिल रहा है। जो वर पक्ष के लोग हैं वो ये जानते हैं कि दहेज लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो क्या कहेंगी, प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत में दहेज प्रथा एक कुरीति के रूप में हम सबके सामने आ चुकी है। सब हम सभी जानते हैं। जब एक बिटिया का जन्म घर में होता है तो वैसे ही माहौल थोड़ा खराब होता है, बेटे का जन्म होता है तो माहौल अलग होता है। तो बेटी के जन्म होते ही उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए चिंतित होने लगते हैं कि अरे बेटी हो गई, इसकी शादी करनी पड़ेगी। अब शादी करनी है तो उसकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकता है, उनमें कटौती होने लगती है, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई हो, क्योंकि बेटी को पराये घर जाना है तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इसको ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो ये पराये घर चली जाएगी। अगर इसका पैसा है जो इसके लिए दहेज के लिए बचा के रखेंगे तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तो हम भी खुश, हमारी बेटी भी खुश। तो ये जो परंपराएं हैं, ये जो कुरीतियां हैं, ये व्यक्ति के विचारों में, मनों में समाहित हैं कि उनको अपने मन से ये निकालना होगा कि हमें बच्ची की शादी के लिए दहेज एकत्रित करना है। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से, आप बच्ची की शादी की चिंता कतई ना करें। आप सिर्फ बच्ची के भविष्य को संवारने की चिंता करें, उसको शिक्षित करने की चिंता करें, उसके स्वास्थ्य की शिक्षा चिंता करें, उसको रोजगार उपलब्ध कराने की चिंता करें। और अगर हमारी बच्ची काबिल होगी तो उसकी शादी तो अपने आप ही हो जाएगी। लोग बाग उसको आपके घर से मांग कर ले जाएंगे, आपको ना दहेज देने की आवश्यकता पड़ेगी ना दहेज लेने की। और जो बेटी कहते हैं ना कि दो घरों को वो तारती हैं, पेरेंट्स के, माँ बाप के घर में जन्म लेती हैं और वो बच्चियां वो संस्कार लेके अपने दूसरे घर में जाती हैं और उसको भी संस्कारित करती हैं। तो हम अपनी बच्चियों को शुरू से ही ये ना बताएं कि बेटा दहेज देना है या हर चीज में उसको कमी ना महसूस कराएं। बेटियों को भी बेटों की तरह पालें। और बस पुनः मैं यही करूंगी कि अगर इस कुरीति का अंत करना है तो हमें अपनी बेटियों को सक्षम बनाना होगा, काबिल बनाना होगा और उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का दायित्व देना होगा, जिससे वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी का जब जन्म होता है तो बचपन में अपने पिता के अधीन रहती है, फिर बड़ी होती है तो पति की बातों में उनको बातें माननी पड़ती हैं और बुजुर्ग होने पर बच्चों का उसको बातें माननी पड़ती है। तो मैं बस यही अनुरोध करूंगी कि अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाएं लिखाएं, इतना काबिल बनाएं कि ये समाज, ये परिवार उनकी बातें सुने, ना कि उनको सबकी बातें सुननी पड़े। मैं कहना चाहूंगी जैसे कि दहेज की बलि वेदी पर न जाने कितनी महिलाएं जलकर और कितनी महिलाओं ने बेबस होकर आत्महत्याएं करने की कोशिश की। तो इसके आगे मैं जानना चाहूंगी शबनम जी से कि जो जैसे कि घरेलू हिंसा है के कारण कई महिलाएं हैं जो सुसाइड कर लेती हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? महिलाओं को इस हद तक टॉर्चर किया जाता है। और मैं तो एक बात और भी कहूंगी कि इस बात की नॉलेज उनके पेरेंट्स को होती है और पेरेंट्स कभी भी उन्हें आगे बढ़कर सपोर्ट नहीं करते हैं। लड़कियों को आपने पढ़ा दिया, ग्रेजुएट कर दिया, इंडिपेंडेंट नहीं करते, जो कि अभी वंदना जी ने कहा था कि अगर आप उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वो अपने फैसले खुद लेंगी और साथ में वो ये भी जानेंगी कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें क्या बात मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए, और प्रताड़ना क्या चीज होती है और स्नेह क्या होता है। इन दोनों में वो फर्क कर सकेंगी और वो अपने डिसीजन ले सकेंगी। महिलाएं समझ भी जाती हैं बहुत बार कि वो प्रताड़ित की जा रही हैं, लेकिन चूंकि उन्हें कानूनन अपने कोई राइट्स नहीं पता है, जो कि सेक्शन 12 में है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उसमें धारा 12 है। धारा 12, धारा 18, 19, 20, 22 इन सब में दिया हुआ है पहले महिलाएं
दहेज के विरुद्ध आती नहीं थी बाहर निकलकर, जो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था बाहर नहीं आती थी वो। उनके सामने बेबसी ये होती थी कि हमारा खर्चा कौन उठाएगा, हम अपने माँ बाप पर जाकर बोझ बनेंगे, हम रहेंगे कहाँ पर। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें जो सेक्शन हैं जो कि आपके 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे सेक्शन में उनको उसी घर में रहकर, अगर आपको निवास की है तो धारा उसमें 19 है कि जो आपको निवास का स्थान उपलब्ध कराता है ना। इसके साथ में साझा गृहस्थी का भी है उसमें कि आप एक साथ रहकर आप अपने पति से लड़ सकते हैं। मेरे पास ऐसी क्लाइंट हैं जो कि एक साथ रह रहे हैं दोनों, लेकिन वो अपने हस्बैंड से ही सारी जो एलिमनी वो ले रही है और साथ में रहकर वो फाइट भी कर रही, ऐसी महिलाएं। तो उनको साझा गृहस्थी में भी परमिशन दी जाती है कोर्ट के थ्रू कि वो वहां निवास कर सकती हैं और अपनी लड़ाई साथ रह के भी लड़ सकती हैं। पहले लड़कियां ये होती थी कि अगर हमने दहेज के लिए आवाज उठाई तो हमारे समाज में हमारे माँ बाप के ऊपर बात आएगी कि ये इनकी लड़कियां इस तरीके की हैं कि इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और ये घर और ससुराल छोड़कर आ गई हैं, है ना। फिर हम अपने माँ बाप पर बोझ हो जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को अपने अधिकारों का कोई भी जानकारी नहीं है। हमें महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती कि घर बिगड़ जाएं, परिवार बिगड़ जाएं, लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है कि जहां तक टॉर्चर बर्दाश्त किया जाए, प्रताड़नाएं बर्दाश्त की जाएं। महिलाओं को जागरूक होना ही होगा और जागरूक होने के लिए हमारा सिर्फ इतना फर्ज नहीं है माँ बाप का। मैं पेरेंट्स से, अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों को पढ़ा दिया, डिग्री दिला दी, उन्हें किसी प्रोफेशन में जाने दिया, लड़कियों को खुद अपने निर्णय लेने दें और प्रोफेशन में बिल्कुल जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाएं, या वो शादी के बाद भी आत्मनिर्भर होती है, उन्हें शादी की अगर जल्दी है पेरेंट्स को तो इतना सपोर्ट करें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, कमाने लगे पूरा और साथ में अपने डिसीजन खुद लें। ये भावना हमें बचपन से डालनी होगी। जब तक ये भावना नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं ऐसी भी महिलाएं देखी है मैंने जो आत्मनिर्भर हैं, कमा रही हैं, लेकिन उनके सारे के सारे अकाउंट्स और सारी उनके डिसीजन उनके सिर्फ पति लेते हैं, हस्बैंड लेते हैं सारे डिसीजन, वो अपने खुद डिसीजन नहीं ले सकती हैं। हमें लड़कियों को एक्टिव तो बनाना होगा और बिना एक्टिव बनाए हुए हम इसी तरह से, हम पढ़ी लिखी कई ऐसी महिलाएं मेरे सामने हैं जिनको मैं देख के कभी सोच भी नहीं सकती कि आज उनकी कंडीशन ये है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, जिस वक्त में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री नहीं हुआ करती तब की कार्मेल की पढ़ी हुई लड़कियां हैं। और आप ये देखिए आज वो जब उनकी शादियां अच्छे घरों में हो गई हैं, वो कैसे रह रही हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं पढ़ी लिखी नौकरानी लेकर आए हैं, वो कुछ कह नहीं सकती। आप ये सोचिए, क्योंकि हमने उनके अंदर ये भावना शुरू से नहीं डाली, हमने बस पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद में बताया है कि बेटा ये पैसा कमाना है, ये नहीं बताया है कि जब आपके साथ गलत हो तो आपको फाइट क्या करना है। मतलब पढ़ाई फाइट क्या करना है, पढ़ाई को भी उसकी फाइट करना भी आना चाहिए, सही और गलत का आपको डिफाइन आना चाहिए कि ये नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप बाहर निकलिए, आप अपनी जिंदगी खुद भी जी सकती हैं, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हैं। और ये सारे प्रोविजन आपके डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा एक्ट में सारे सेक्शंस में अगर आप देखें तो हमें जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। शबनम जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, वाकई में बहुत जागरूक बातें आपकी। और एक चीज और है, जैसे दहेज अधिनियम 1961 के अनुसार कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और सहयोग करने वाले को 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना। बिल्कुल सही है। इसमें ये किस तरह का है प्रावधान? ये प्रावधान है आपका दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की सेक्शन 2 में ये डिफाइन की है इसकी परिभाषा दहेज की कि कोई भी पक्षकार, दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार जब दूसरे पक्षकार से दहेज शादी के पहले, शादी के समय और शादी के पश्चात, इन तीनों ही कंडीशनों में अगर किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को मांग करता है वो दहेज कहलाता है। ठीक है, पहले अच्छा, बाकी जो हम लोग लड़कियों को देते हैं, अब लोग ये कहेंगे कि भाई पेरेंट्स तो खुद ही देते हैं, माँ बाप तो खुद ही देते हैं लड़कियों को। तो माँ बाप जब किसी दबाव के,
बिना किसी डिमांड, बिना किसी मांग के अपनी लड़कियों को जो भी सामान देते हैं उनकी घर गृहस्थी के लिए अपनी खुशी से और अपनी हैसियत के अनुसार जब देते हैं तो वो सिर्फ एक भेंट होती है, एक उपहार स्वरूप दिया जाता है, उसको दहेज की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। कि वंदना जी से एक प्रश्न और है मेरा, जैसे कि आजकल दहेज के लिए सदगुणी जो कन्या होती है उनका विवाह होने में भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। हमारी बेटियां अब कई क्षेत्रों में बहुत आगे जा रही हैं। उनके पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाना प्रारंभ कर दिया है। वो बेटियों को भी बेटों के समान पढ़ा रहे हैं, उनका आर्थिक स्तर बढ़ा रहे हैं और उनको अपने निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित कर रहे हैं। तो कई बार जब हम